हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। इसके जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम बात की थी पोलीगोनम प्रकार के बोरॉन पोस्ट की। और आज हम बात करते हैं परागण परागण के बारे में। जो परागण की जो क्रिया होती है, जब एक परागकोश परिपक्व होता है तो उसकी जो जब परागकोश का परिपक्वन होता है तो परागकोश का स्फुटन होता है। उस स्फुटन के पश्चात जब परागकण निकलकर जो वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, जो परागकोश से वर्तिकाग्र जाने की जो क्रिया होती है तो उसे बोलते हैं परागण। जब परागण की बात करते हैं तो जब परागकोश से परागकणों का निकलकर उसी प्रजाति के पुष्प पर, मतलब जाति सेम होनी चाहिए। जैसे गेहूं का परागण है तो वो गेहूं के पुष्प पर ही जाकर गिरना चाहिए, तभी वर्तिकाग्र पर जाकर परागकण का अंकुरण होता है, अन्यथा नहीं होता। उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो परागण कहलाती है। और जो परागण होते हैं, परागण के प्रकार, इसमें हम देखते हैं शव परागण और पर परागण। जो शव परागण में बात करते हैं तो उसमें पहला आता है सवयुग्मन, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में हम देखते हैं कि जो एक पुष्प, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही पुष्प है, उसमें जो एक परागकोश है, उस परागकोश के स्फुटन के समय उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर परागकणों का गिरना, ऐसा मटर में होता है। जब जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ऐसी प्रक्रिया ऑटोगेमी कहलाती है। एग्जाम्पल इसका मटर। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, यह आपको एक पुष्प दिखाई दे रहा है, तो इसका ये एक परागकोश, इसी पुष्प के अंदर ये वर्तिकाग्र। जब इस पुष्प का स्फुटन होता है तो इसके परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जिससे स्वपरागण कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्वपरागण का जो दूसरा प्रकार उसे बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण, डिटेनोगेमी। जिसमें जो आपको एक ही पुष्प पर एक ही जो परागदाता पुष्प होता है उसमें परागकोश का स्फुटन होता है, और दूसरा जो ग्राहिता पुष्प होता है उससे वर्तिकाग्र स्थित होती है। जब परागदाता पुष्प से परागकण निकलकर ग्राही पुष्प होता है उस पर जाकर गिरते हैं, मतलब पेड़ तो पादप तो सेम है, मतलब उस पर दो पुष्प है, पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पादप के, मतलब पादप सेम है और पुष्प दो है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। जो ऐसा परागण होता है उसे सजात पुष्प परागण कहते हैं। जो सजात पुष्प परागण होता है वो आनुवांशिक रूप से तो सौ परागण होता है और पारिस्थितिक रूप से पर परागण होता है। प्रकार होता है उसमें बात करते हैं पर परागण की। पर परागण में दो अलग अलग पौधे होते हैं, जिसमें जो परागकण होते हैं वो निकलकर एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाकर गिरते हैं। एक पौधे से जो दूसरे पौधे पर जाने परागकण जाते हैं उसे बोलते हैं पर परागण। जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। यह जो पर परागण होता है ये आनुवांशिक रूप से और पारिस्थितिक रूप से दोनों में ही पर परागण, आनुवांशिक तो और पारिस्थितिक रूप से पर परागण है। पर परागण की क्रिया में जो आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न होती है, क्योंकि जब अलग अलग पौधों का परागण होता है तो उनमें आनुवांशिक पुनर्योजन होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, जो चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। जो कुछ पौधे होते हैं जैसे वायोला, सामान्य पानसी, कोमेलिना, कनकोवा और जो ऑक्जेलिस होता है, दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। जो चेस्मोगेमस प्रकार के पुष्प होते हैं सामान्य पुष्पों के समान ही होते हैं, इनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, मतलब खुले हुए होते हैं। दूसरा होता है जो क्लिस्टोगेमस प्रकार का पुष्प होता है, इनके जो जो पुष्प होते हैं वो सदैव बंद होते हैं और ये स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। और जो क्लिस्टोगेमस प्रकार के पुष्प होते हैं वो परागण कारक की अनुपस्थिति में भी बीज पैदा करते हैं, क्योंकि जो इनके पुष्प होते हैं वो सदैव बंद रहते हैं। यह पुष्प अनावृत नहीं होते, मतलब खुले हुए नहीं होते, सदैव बंद रहते हैं। इस प्रकार ये पुष्प में परागकोश एवं वर्तिकाग्र बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक से, जब पुष्प बंद होगा तो परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों पास पास स्थित होंगे। जब पुष्प कलिका में परागकोश का स्फुटन होता है तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसमें जो परागकण एजेंट होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है।
अब हम बात करते हैं जो स्वपरागण के जो अनुकूलन होते हैं, जो स्वपरागण की क्रिया को बढ़ावा देते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला होता है जो द्विलिंगी पुष्पों का उत्पादन, मतलब जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों का होना। और जो दूसरी बात करते हैं वो होती है समकाल पक्वता होमोगेमी, मतलब जो परागकोश और वर्तिकाग्र का एक ही समय पर परिपक्वन होता है, तभी दोनों में स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। तीसरी जो हम बात करते हैं वो होती है क्लिस्टोगेमस पुष्प, जो सदैव बंद रहते हैं, उनमें स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। चौथा है निकटता, मतलब जो परागकोश एवं जो वर्तिकाग्र होती है वो दोनों पास पास स्थित होने चाहिए। स्वपरागण की क्रिया से शुद्ध वंश क्रम को बनाए रखता है, क्योंकि इसमें जो अनुवांशिक पुनर्योजन की जो अनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते हैं, मतलब अनुवांशिक पुनर्योजन नहीं होता है। परागण कारकों की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण होता है। स्वपरागण में नई किस्मों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि नई किस्मों का निर्माण जब अनुवांशिक पुनर्योजन ही नहीं होता तो नई किस्मों का निर्माण कैसे होगा। अंतःप्रजनन अवसाधन, जब लगातार स्वप्रजनन किया जाता है तो पौधों की उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, और जो स्वपरागण के द्वारा शुद्ध वंशक्रम का संचय किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं परपरागण के अनुकूलन की। पहली होती है एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन, या तो पुष्प पर नर पुष्प पुंकेसर होंगे या मादा पुष्प की उपस्थिति। भिन्न काल पक्वता, मतलब जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। जो पूर्वता, जिसमें जो प्राकोष होता है परिपक्व पहले पहले परिपक्व हो जाता है, और स्त्री पूर्वता में बात करते हैं जो वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होती है। भीष्म वर्तिकार्त्व, इसमें जो पुंकेसर और वर्तिकाग्र की लंबाई 3 दिन होती है। जो परपरागण की क्रिया द्वारा जो अंतःप्रजनन अवनमन होता है उसको कम किया जा सकता है। परपरागण की क्रिया द्वारा आनुवंशिक पुनर्योजन होते हैं, जिससे नई किस्मों का निर्माण भी संभव है। अब हम बात करते हैं परागण के माध्यम की। परागण की क्रिया के लिए 2 प्रकार के माध्यम आवश्यक होते हैं, जिसमें पहला अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। अजैविक घटक में जो सबसे सामान्य प्रकार होता है वो होता है वायु परागण, और दूसरा होता है जल परागण। और जो दूसरे जैविक घटक होते हैं उसमें सबसे सामान्य प्रकार लगभग 80% जो परागण होता है वो मधुमक्खी द्वारा जो कीट परागित पुष्पों में है, और दूसरा होता है चमगादड़ द्वारा परागण, तीसरा है पक्षी परागण। तो जो हम बात करते हैं अजैविक घटक में वायु परागण की, एनेमोफिली की। जो वायु परागण होता है वो सबसे सामान्य अजैविक माध्यम है। जो वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनके जो परागण होते हैं वो हल्के, छोटे, चिपचिपाहट रहित होते हैं, और जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनकी जो वर्तिकाग्र होती है वो पंखदार, रोमिल, जो गुच्छे नुमा होती है, ताकि हवा में उड़ते परागणों को आसानी से पकड़ सके, जैसे कि आपने मक्का और घास में देखा होगा। और जो वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनके अंडाशय में केवल एक ही बीजांड पाया जाता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो एक रोमिल वर्तिकाग्र है जो कि वायु में उड़ते हुए परागणों को आसानी से पंखनुमा परागण किसमें पाए जाते हैं। तो गेहूं, मटर, सीजलफिनिया, दतुरा। तो इसका उत्तर होगा ए। दूसरा हम बात करते हैं जल परागण की। जो जल परागण होता है वो काफी दुर्लभ है, और ये लगभग एक विचित्र पादपों के 30% वंशों तक ही सीमित है। जो जल परागित पुष्प होते हैं उनके परागण लंबे फित्तेनुमा होते हैं, और उनके बाहर एक सलेस्मा का आवरण पाया जाता है जो जल के भीतर उनको सुरक्षित रखता है। जो परागणों पर सलेस्मा का आवरण पाया जाता है जो इन्हें गीला होने से बचाता है। जल परागित पुष्पों की जो वर्तिकाग्र होती है वो लंबी और चिपचिपी होती है, ताकि जो पानी में जो बहते हुए जो परागण होते हैं उनको आसानी से पकड़ सके। जल परागित पुष्प में आ जाएगा वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा, जो कि जल द्वारा परागण में हम देखते हैं। जल द्वारा परागण होता है वो 2 प्रकार का होता है, जल की सतह पर एफियाइड्रोफिली, और जो दूसरा होता है वो जल के भीतर जल मगन हाइपोहाइड्रोफिली। जो जल की सतह पर आ जाएगा वेलिस्नेरिया, और जो जल के भीतर या जलमगन जो हाइपोहाइड्रोफिली होता है वो जोस्टेरा, समुद्री घास में। जो जल परागण दर्शाने वाले परागण होते हैं उनके
लंबे फीते के आकार के होते हैं तथा उन पर एक श्लेष्मक आवरण पाया जाता है, जो कि हमने बात की। सभी जलीय पादप जितने सभी जो जलीय पादप होते हैं उनका जो परागण होता है वो जल द्वारा नहीं होता। जैसे कि जो वाटर लिली एवं जो वाटर हाइसिंथ होती है उनमें परागण होता है जो वायु एवं कीटों के द्वारा होता है। जो मक्खी एवं जो कीट कीट द्वारा जो पुष्प परागित होते हैं वो एक गंध स्रावित करते हैं, जिससे जो मक्खी और कीट होती है वो आकर्षित होते हैं। जो सबसे लंबा पुष्प होता है एमोर्फोफेलस, जो कि 6 फीट लंबा पुष्प होता है। ये कीटों को अंडे देने के लिए स्थान प्रदान करता है और परागित होता है। आपने सुना होगा कि जो शलभ कीट होता है वो युक्का पादप को परागित करता है। ये जो कीट होता है वो अंडे अपने अपने अंडे पुष्प के बीजांड में देता है। अब हम देखते हैं पक्षी परागण की। पक्षी परागण जिसमें आता है हमिंग बर्ड और सनबर्ड द्वारा परागण। तीसरी हम बात करते हैं चमगादड़ परागण, जो चमगादड़ द्वारा जो कदम्ब और श्यामल के पादपों का परागण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सौ परागण के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती है। पहला ए ऑप्शन जो है उसमें द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल, बिल्कुल सही है। दूसरा है समकाल्पकता होमोगेमी, यह भी सही है। क्लिस्टोगेमस पुष्पों का उत्पादन, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन इज इसका उत्तर। तीसरा क्वेश्चन है जो परिपक्व वर्तिका अगर खुरदरा एवं चिपचिपा किसमें होता है। तो पहला ऑप्शन है सभी प्रकार के पुष्पों में, दूसरा ऑप्शन है वायु परागित पुष्पों में, और जो सी ऑप्शन है जल परागित पुष्पों में, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनकी वर्तिका जो होती है खुरदरी होती है, खुरदरी और चिपचिपी होती है ताकि हवा में उड़ती हुई परागणों को आसानी से पकड़ सके। तो इसका आंसर होगा बी। दूसरा आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें कोमेलिना पादप, जो कोमेलिना पादप होता है वो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करता है, जो कि F1 और F2 द्वारा दर्शाए गए हैं। जो F1 पादप होते हैं वो खुले प्रकार के हैं, तो खुले प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसे बोलते हैं चेस्मोगेमस। और जो F2 प्रकार के पादप होते F2 प्रकार के जो पुष्प है उसमें जो फ्लावर है वो बंद है, तो उसे बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। तो F1 चेस्मोगेमस और जो F2 है वो क्लिस्टोगेमस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। जो हाइलम और जो माइक्रोफाइल एक दूसरे के पास होते हैं, तो ये कौन से प्रकार के बीजांड में होते हैं। तो ये होते हैं एम्पिट्रोपस बीजांड में। आउटवीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है। मैंने जब आप बीजांड के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि जो बीजांड होता है उसे सामान्य भाषा में गुरु बीजाणुदानी भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है गुरु बीजाणु, नहीं। गुरु बीजाणुदानी, यस। और सी ऑप्शन है गुरु बीजाणुकरण, नहीं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं गुरु बीजाणुदानी किसके समतुल्य होती है। जो कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि बीजांड किसके समतुल्य होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बीजांड, ए ऑप्शन। जो एंजियोस्पर्म्स के जो फिलिफॉर्म क्रम जो तंतु रूपी समुच्चय होता है वो किसमें पाया जाता है। शुक्राणु के अंदर, अंड कोशिका के अंदर, एंटीपोडल सेल्स प्रतिवासंगत कोशिकाओं के मध्य, या जो सिनर्जिड सेल्स सहायक कोशिकाएं होते हैं उनके मध्य। तो इसका सही उत्तर होगा सिनर्जिड सेल्स के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जल आस्तीन और जो जल कुमुदनी, वाटर लिली और जो वाटर आस्तीन होती है उन्हें परागण किसके द्वारा होता है। चमगादड़ द्वारा या जल द्वारा, पक्षी या कीट और वायु परागण। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा कीट या वायु परागण, तो सी ऑप्शन। सम्मोहक और जो परितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं। मतलब जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो मकरंद और जो परागण होते हैं जो उनको पुष्प होते हैं वो परितोषिक के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे कि वो पुष्प जो कीट होते हैं उनको परागित करते हैं। जो कीट परागण पुष्प के कीट परागण पुष्प में समूहक और परितोषक के लिए के रूप में मकरंद और परागण दिए जाते हैं।
जो एक लिंगीय स्त्री पुष्प होते हैं, पादप निम्न में से किन दो को रोकते हैं, स्वयुग्मन या परिनिषेचन? तो इसमें परिनिषेचन है, गलत। दूसरा आ जाएगा स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण। परिनिषेचन को नहीं रोकते, तो आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा परागकारकों को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित होता है? पहला होता है परागकीट या तेलीय अवयव जिसे पोलन कीट, सेलुलोज वाला अंतःचोल या स्पोरोपोलिन। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। जो स्पोरोपोलिन होता है वो एक कठोरतम जैविक पदार्थ है जिसका कि अभी तक ऐसा कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ है जो उसको अपघटित कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परागणकर्ता साधनों की अनुपस्थिति में भी बीजों का बनना किसमें सुनिश्चित होता है? सूरजमुखी वेलिस्नेरिया में जल द्वारा परागण होता है। तो मैंने बताया था कि जो कोमेलिना होता है वो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करता है, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस जो पुष्प होते हैं वो बंद प्रकार के होते हैं और वो परागण कारकों की अनुपस्थिति में भी बीज उत्पन्न करते हैं। तो उसका सही उत्तर आ जाएगा वो होगा कोमेलाइना। नेक्स्ट जो वीडियो उसमें बोलते हैं परागकणों का परागकोश से उसी पौधे के दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। परिनिषेचन उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, तो परिनिषेचन नहीं। स्वयुग्मन उसी पुष्प में मतलब सेम पुष्प में होना चाहिए, तो ये भी गलत है। दूसरा पर परागण नहीं। तो इसमें जो सजात पुष्प परागण होता है तो सही आंसर इसका होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आउटवीजियो में जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है सामान्यतः विकसित होता है। हमने बात की थी कि जो चार गिरु एक लघु बीजाणु जो गुरु बीजाणु जनन होता है उसमें जो चार गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं वो एक रेह के चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें जो बीजाणु द्वार की ओर स्थित जो तीन गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो निवाग्य छोर की ओर उपस्थित एक गुरु बीजाणु होता है वो आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो जो निवाग्य सिरे पर होता है वो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है।